पिछले भाग में आपने देखा अनंत, संभव, रिद्धि और प्रिया चार दोस्त हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च कर रहे थे। अपनी नॉलेज से वे लोग भूत प्रेत जैसी अफवाहों से बचाते हैं और बरसों से फंसी आत्माओं को मुक्त करने का भी काम करते हैं। विचारों किसी शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा पर अपनी रिसर्च करना चाहते थे, इसलिए वे फन जीन कहानी में बताई गई चांदपुर हवेली पहुंच जाते हैं ताकि उन्हें भी किसी शक्तिशाली ऊर्जा को जानने का मौका मिल सके। उसी बीच उन्हें खुफिया दरवाजा दिखाई देता है। अब आगे वाओ, ये तो कोई खुफिया दरवाजा है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। हालांकि मन में शंका के बादल मंडरा रहे थे, फिर भी काम तो काम होता है, इसलिए अपने मन की शंकाओं को किनारे करते हुए चारों एक के बाद एक कमरे में दाखिल होने लगे। अंदर काफी अंधेरा था। संभव ने साथ लाई हुई टॉर्च से थोड़ी रोशनी की तो बाकी लोगों को भी थोड़ी राहत मिली। बाहर के कमरों के मुकाबले यह कमरा काफी छोटा और साधारण था। इस गुप्त कक्ष में प्रकाश की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़ते हुए उन्हें एहसास हुआ उनके आसपास हर तरफ का कागज और किताबें फैली हुई हैं। तो क्या यही है महाराज का गुप्त पुस्तकालय? अनंत ने कहा। हम लगता तो यही है। अगर यही है पुस्तकालय तो ज्यादा खुश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की हालत इतनी खराब है कि कोई भी किताब ढूंढना भूसे से सुई निकालने जैसा है। प्रिया ने चारों ओर नजर दौड़ा हुए जवाब दिया। प्रिया की बात सुनकर सभी के चेहरे पर उदासी की गहरी परत चढ़ गई। तो क्या इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया? संभव ने कहा। अरे यार, इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो? चलो सामने वाले रैक से शुरू करते हैं। सब मिलकर कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर हाथ आएगा। अनंत ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। चलो ठीक है। चारों ने एक दूसरे की ओर देखकर सहमति में गर्दन हिलाई और बची हुई पुस्तकों को एक एक करके देखने लगे। अधिकांश पुस्तकें अधजली अवस्था में थे और कुछ नीचे बिखरी पड़ी थीं। चिकित्सा, ज्योतिष और तंत्र मंत्र से संबंधित पुस्तकों को देखकर जान पड़ता था कि राजा की इन विषयों पर गहरी रुचि रही होगी या फिर वह बेहद अंधविश्वासी रहा होगा। काफी देर तक एक एक पन्ने को पलटने के बाद रिद्धि के हाथ एक किताब लगी। पहली नजर देखने पर यह तंत्र मंत्र संबंधित पुस्तक लगती थी। बाकी किताबों को घंटों तक छानने के पश्चात वे रिद्धि को मिली किताब लेकर ही वहां से लौटा। अगले दिन चारों प्रिया के घर पर बैठकर उस अधजली पुस्तक को पढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। पुस्तक की भाषा उर्दू थी और उन चारों में बस एक रिद्धि ही थी जिसे उर्दू का अच्छा ज्ञान था। रिद्धि ने किताब पढ़ना शुरू किया। वर्जित एक पेज पर लिखा हुआ यह शीर्षक रिद्धि को बेहद अटपटा सा लगा। इस किताब पर चेतावनी लिखी हुई है, जिसका मतलब है कि इसे पढ़ना वर्जित है। अगर पढ़ना वर्जित है तो उसे लिखा ही क्यों गया होगा? तुम आगे पढ़ो ना। थोड़ा अटक हुए आगे पढ़ने लगी। आगे कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी जिसका अर्थ था, संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की शक्ति उपस्थित है जिन्हें कभी भी अभिमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें से अधिकांश की प्रवृत्ति पैशाचिक है, जिनके होने का अर्थ ही है विनाश। आगे कुछ विशेष मंत्र लिखे हुए हैं जिनको बोलना वर्जित माना गया है। किताब में कई जगह अलग अलग स्थानों पर लिखे मंत्र के सामने भी चेतावनी लिखी हुई है। मतलब इस किताब में किसी ऐसी शक्ति का जिक्र है जो बहुत शक्तिशाली है। अचानक ही रिद्धि की आंखों में चमक आ गई। जो हमने इतना खोजा आखिर मिल ही गया। पागल मत बनो, हर शक्ति को संभाल पाने का दम नहीं है। इस मल्टीमीटर में जिस मंत्रों के आवाहन के लिए खुद लेखक ने चेतावनी दी है, उस मंत्र को तुम आज 250 साल बाद बोलना चाहती हो। 250 साल पहले मना किया गया कार्य आज के युग में क्यों दोहराना? संभव ने कहा। मैं इन सब से बाहर हूं, तुम लोग अपना सोच लो। संभव कमरे से बाहर निकल आया था। अब प्रिया के चेहरे के भाव भी बदल रहे थे। संभव ठीक ही कह रहा है, शायद हमें इन सब से नहीं उलझना चाहिए। प्रिया ने भी अपना मत रख दिया। अच्छा चलो ठीक है, नहीं करते हैं ये सब। तुम लोग बताओ कैसा लगा चांदपुर? रिद्धि ने किताब बंद करके बात बदलते हुए कहा। पक्का हाँ बाबा, पक्का, रिद्धि ने जवाब दिया। रिद्धि के आश्वासन के बाद सबने चैन की सांस ली। धीरे धीरे बातों का रुख बदलने लगा और कुछ देर के हंसी मजाक के बाद सभी अपने अपने घर को लौट गए। आधी रात को रिद्धि के मन में फिर से उस पुस्तक को पढ़ने का ख्याल कौन था? वैसे भी कहते हैं ना, जिज्ञासा ही विनाश और आविष्कार की जननी होती है। रिद्धि के मन में जिज्ञासा पैदा हो चुकी थी। उसके समाधान के बिना उसको चैन नहीं मिलने वाला था। बिस्तर से उठकर उसने वापस वही पन्ना खोल लिया। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए
रिद्धि ने उन मंत्रों का बारंबार उच्चारण शुरू कर दिया। काफी देर तक मंत्र उच्चार के बाद भी जब कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो रिद्धि थोड़ी निराश हो गई। बिना बात के डर रहे थे। ये दिनों कहने को तो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन एक नंबर की डरपोक रिद्धि किताब एक तरफ रखकर सोने चली गई थी। अगले दिन, अरे यार, तुम लोग बेकार में घबरा रहे थे। आधी रात को मैंने मंत्र पढ़े, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है वह किताब इफरजिन कोई काल्पनिक कहानी है जो किसी ने उस हवेली को देखकर प्रसिद्धि के लिए लिख दी होगी। रिद्धि अगले दिन कॉफी पीते हुए सबको अपनी बहादुरी के किस्से सुना रही थी। अचानक ही रिद्धि के चेहरे के भाव बदलने लगे और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बदतमीजी है? आनंद, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इतना भद्दा इशारा करने की? रिद्धि सिरे से उड़ती जा रही थी। तुम पागल हो गई हो क्या? सबके सामने बैठा हुआ हूं। मैंने कब तुम्हें इशारा किया? रिद्धि, सच में अनंत ने कुछ नहीं किया। तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। अरे क्या हो गया है तुझे? सभी रिद्धि को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिद्धि अपना आपक हो रही थी। देखो देखो कैसे हंसी आ रही है। इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, इसे डरपो कहीं का। अरे कब हंसा? वो तुम पागल हो गई हो? क्या क्या देख रही हो? अरे उसने वाकई कुछ नहीं किया है। ओहो, इतनी रात हो गई, मुझे रात गए। तुम लोगों के साथ बाहर आना ही नहीं चाहिए था। गलती मेरी ही है। इतना कहकर रिद्धि अपनी स्कूटी की ओर लपकी। प्रिया, संभव और अनंत भी अभी आंखें फाड़े रिद्धि को जाते देख रहे थे। दोपहर के 3 बज रहे हैं। ये लड़की बोल क्या रही है? कभी कहती है संभव ने इसे गंदे इशारे किए, तो कभी कहती है कि रात हो गई। लगता है ज्यादा सोचने से इसके दिमाग पर असर पड़ा है। मैं आज रिद्धि के साथ ही रुक जाती हूं। अनंत और संभव को समझा। प्रिया रिद्धि की रह दौड़ पड़ी और जाकर उसकी स्कूटी की बैक सीट पर जम गई। रिद्धि और प्रिया रिद्धि के कमरे पर पहुंच गए थे। घर पहुंचकर रिद्धि बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। खाना भी उसने खुद ही प्रिया को बनाकर खिलाया। देर रात तक दोनों के बीच बातें होती रहीं और फिर प्रिया को नींद आ गई। देर रात प्रिया को एहसास हुआ वो अकेली बिस्तर पर लेटी है। नजर घुमाई तो रिद्धि कहीं नहीं दिखी। बिस्तर से नीचे उतरना चाहा तो उसे एहसास हुआ कि वो कमरे में नहीं, किसी जंगल जैसे स्थान पर है। प्रिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कमरे से जंगल में कैसे और कब पहुंच गई उसे एहसास ही नहीं हुआ। किसी तरह हिम्मत करके थोड़ी दूर जाकर देखा तो कुछ आदिवासी जैसे लोग दिखाई दिए। वे लोग कुछ अजीब सा नृत्य कर रहे थे। प्रिया को डर से पसीने छूटने लगे थे। जैसे ही वो उन आदिवासियों के नजदीक पहुंचे, वहां कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। सिर्फ कुछ भयानक मूर्तियां वहां रखी दिखाई पड़ी। सभी मूर्तियों की आंखें ऐसे फटी थीं जैसे अभी उन मूर्तियों में से कोई बाहर निकल आएगा। प्रिया का सर चकराने लगा था। कभी कमरा, कभी जंगल, कभी आदिवासी, कभी मूर्तियां। ये सब क्या हो रहा है उसके साथ? उसे अपने आसपास सब कुछ घूमता सा प्रतीत होने लगा था। अचानक उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, मुझे बलि चाहिए। प्रिया ने घबराकर इधर उधर देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया। प्यास से उसका हलक सूखा जा रहा था। सर पकड़कर वह नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नजर पेड़ से उल्टा लटकी हुई रिद्धि पर पड़ी। रिद्धि के लंबे बाल हवा में लटक रहे थे। आंखें बाहर की ओर लटकी थीं और चेहरे पर खून लगा हुआ था। रे को इस तरह से देखकर उसकी चीख निकल गई। एक झटके से वह उठ बैठी। उसने महसूस किया कि वह जंगल में नहीं बल्कि रिद्धि के कमरे में है और शायद वह एक सपना देख रही थी, लेकिन सचमुच वह पसीने से तरबतर थी और उसके कपड़ों में मिट्टी और पत्ते चिपके हुए थे। प्रिया की अभी तक डर से कपकपी छूट रही थी। घबराकर वो लगातार चारों ओर देख रही थी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि मकान की छत पर एक चेहरा नुमा आकृति बनी हुई है। ऐसा लग रहा था कोई छत के अंदर से झांक कर उसे ही देख रहा हो। इतने सारे घरों को भूतिया शक्ति से छुटकारा दिलाने वाली लड़की, जिसने अनेकों डरावनी घटना देखी थी, वह भी दहशत जिंदा हो गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिमाग जो देख रहा है वह सब भ्रम है, एक छलावा है। किंतु यह कैसा भ्रमजाल था जिसमें वो उलझती जा रही थी। छत पर उभरी आकृति से डरकर वह बिस्तर से उतरी और कमरे का दरवाजा खोलते ही उसने खुद को फिर से उसी सुनसान जंगल में पाया। प्रिया पागलों की तरह यहां से वहां दौड़ रही थी, लेकिन जैसे उस जंगल का कोई अंत ही नहीं था। भागते भागते वह थक गई थी। थक कर बैठते ही उसने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल खुद को वापस कमरे में पाया। बार बार यही क्रम चल रहा था। वह बाहर निकल की कोशिश करती तो खुद को जंगल में पाती और थक कर बैठती तो वापस कमरे में पहुंच जाती।
अचानक फिर से एक डरावनी ध्वनि सुनाई पड़ी। यहां से निकलना चाहती हो तो बलि देनी होगी। किसकी बलि? कैसी बलि? कौन है यहां? मुझसे क्या चाहते हो? जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो। मुझे चीखते हुए लगभग अपनी चेतना खोने को थी। तभी रिद्धि कमरे के अंदर आती है। बिखरे बाल होठों से बेतरतीब, लाली ऐसा लगता था जैसे होठों पर खून लगा हो। हमेशा काजल से सजी रहने वाली उसकी आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह लाल दिखाई पड़ रही थीं। एक हाथ से प्रिया को उठाकर जमीन पर पटक हुए उसने कहा, अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो रिद्धि की बलि देनी होगी, वरना यह मरेगी ही, तू भी नहीं बचेगी। देखो तुम कौन हो, तुम्हारी आत्मा क्यों भटक रही है? कोई अतृप्त इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे अपना दोस्त समझो, दुश्मन नहीं हूं मैं। प्रिया ने खुद को संभालते हुए एक प्रयास प्रशंसा किया। तुझे लगता है मैं कोई आत्मा हूं? तू मेरी मदद करेगी ना? मेरे पास कोई शरीर था ना आत्मा, और जब शरीर ही नहीं तो इच्छाएं कहां से होंगी? अतृप्त आत्मा, तू मुझे तृप्त करेगी कैसे? मैं इस लोक का नहीं जो मुझे यहां की वस्तु से तृप्ति मिल जाए। ना मेरे पास शरीर है, ना आकार, ना रंग, ना रूप। प्रिया सहमी हुई थी। आंखों से आंसू भी बहते बहते सूख चुके थे। अपने ही दोस्त की बलि कैसे दे दूं, सोचकर ही उसे सिहरन हो रही थी। अचानक उसने खुद को वापस उस निर्जन वन में पाया और देखा कि रिद्धि एक कुल्हाड़ी लिए उसकी ओर दौड़ती चली आ रही है। प्रिया घबरा गई और स्वयं के बचाव के लिए उसने रिद्धि को धक्का देकर एकन धकेल दिया। अचानक रिद्धि की चीख की आवाज सुनाई पड़ी। कुल्हाड़ी नीचे गिरी हुई थी और रिद्धि की गर्दन एक ओर लटकी थी। रिद्धि की गर्दन से खून का फव्वारा छूट रहा था। रिद्धि की ऐसी हालत देखकर प्रिया के होश गुम हो गए। क्या प्रिया ने वाकई अपने ही दोस्त रिद्धि को मार डाला है? यह कैसा छलावा है जिसमें फंस गई है? प्रिया, क्या सब कुछ सामान्य हो जाएगा या फिर अभी यह भूल भुलैया और भी गहरा आएगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को सबसे पहले देख सकें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।